आपने कभी सोचा हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ये पेन हो गया या जिस किताब से आप पढ़ते हैं, जिस कॉपी पे आप लिखते हैं या जो खाना आप खाते हैं, जिस नाम से हम उन्हें बुला रहे हैं, अगर हमें वो नाम पता ही ना होता, तो सबको किस नाम से कोई एक कॉमन वर्ड क्या होता है जिस चीज़ से हम उन्हें बुलाते हैं? वेल हमें इसी चैप्टर में इसके बारे में जानना है, जो कि है हमारा क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपको यही जानना है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, इनको कॉमनली क्या बोला जाता है और इन्हीं के बारे में आपको जानना है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या बोला है? पदार्थ बोला है और इंग्लिश में इसको मैटर बोला जाता है। अब जो भी आप चीज़ें देखते हो, जिस हवा में हम साँस लेते हैं, कोई पत्थर हो गया, बादल जिसमें आपको तारे टमटमाते हुए नज़र आते हैं रात को, खैर दिल्ली में हो तो नहीं दिखेंगे, और पशु हो गए, यहाँ तक कि पानी की बूँद और एक रेत का टुकड़ा भी, तिनका भी, कण, ये सारे के सारे क्या हैं? पदार्थ ही हैं। तो हमने इन सभी को एक कॉमन वर्ड से बुलाना चालू किया, जिस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और थोड़ी-सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि पहले क्या बोला जाता था, पदार्थ से रिलेटेड क्या पहले इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे सिलेबस में है। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है कि किसी भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, हम उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है। पहले के समय पे प्राचीन विचारधारा के हिसाब से जितनी भी चीज़ें थी, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने बोला कि कोई भी चीज़ है ना, वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी हुई है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 चीज़ों से मिलकर कोई भी चीज़ बनी हुई है, इसीलिए इनको कॉमनली क्या बोला जाता था? पंचतत्व बोला जाता था। पंचतत्व, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। इन्हीं चीज़ों से सारी चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं। क्या आज के टाइम पे इसको फॉलो किया जाता है? नहीं किया जाता है। पहले का था तो वो आपको बता दिया। तो आज के टाइम पे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? तो देखो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से कोई भी चीज़ जिसका द्रव्यमान हो और कुछ आयतन हो, आयतन यानी कि वो कोई जगह घेरे, स्थान घेरे, उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। किसे पदार्थ नहीं बोलेंगे फिर? अब भाई ये तो मैं बता रहा हूँ कि पदार्थ किसे बोलेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पदार्थ किस-किस को नहीं बोला जाता। पहले मैं बता देता हूँ पदार्थ किस-किस को बोला जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये बादाम हो गई, बादाम आपको खानी चाहिए, ये भी पदार्थ है। पेन हो गया, पानी का ग्लास हो गया, पानी हो गया, इवन ये जो डॉग है, क्यूट पपी जो है, ये भी क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है? किसे पदार्थ नहीं बोला जाता? विचार हो गए आपके, ठीक है? आपका स्नेह किसी के प्रति, मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो, अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, उस पे डिस्कस नहीं करेंगे हम। या आपको किसी से घृणा है, आप किसी को हेट करते हो, ये सारी चीज़ें पदार्थ में काउंट नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके मन की चीज़ें हैं। इनकी कोई फ़िज़िकल फ़ॉर्म नहीं है। भाई पानी का ग्लास फ़िज़िकल में देखने को मिलता है, हाँ, पेन फ़िज़िकली में होता है, आप पकड़ते हो पेन को, बादाम को आप फ़ील करते हो, खाते हो, वैसे पपी को। तो ये सारे के सारे क्या है? फ़िज़िकल चीज़ें हैं। अब जो फ़िज़िकल चीज़ें नहीं है, हम उसको पदार्थ नहीं बोलेंगे। तो ये क्लैरिटी रखना अपने लिए। पदार्थ के कुछ भौतिक स्वरूप की हम बात करते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि भाई पदार्थ भौतिकी रूप से बना किससे है? तो देखो पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एक पानी की बूंद बहुत छोटे-छोटे कणों से, ये छोटे-छोटे जैसे कंचे होंगे ना, छोटे-छोटे बबल, उनसे मिलकर बनी हुई है। और ये इस तरीके से अरेंज्ड है कि थोड़ा-सा स्पेस भी है और थोड़े दूर-दूर भी हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि पदार्थ के कण जो हैं, अगर पास-पास होंगे तो कौन-सी स्टेट देखने को मिलेगी, अगर दूर-दूर होंगे तो कौन-सी स्टेट देखने को मिलेगी। तो इतना ध्यान रखना, पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इतने छोटे कण जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई कितने छोटे होंगे दिखने में। वेल कर तो लिया तभी हमें दिख रहा है। बाकी पानी की एक बूंद 10 की पावर 21 कणों से मिलकर बनी होती है। पोटेशियम परमैंगनेट याद रखना, ये डार्क पिंक कलर देता है हमें। अगर मैं इसका एक छोटा-सा क्रिस्टल लूँ और 1000 लीटर पानी में डालूँ तो उसे भी रंगीन कर देगा। एक्टिविटी है किताब की, इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आता है पदार्थ के कणों की विशेषताएँ, ये इम्पोर्टेंट है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएँ हैं, जो
मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज, इनके बीच में स्पेस होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम किसी चीज को दूसरी चीज के अंदर घोल सकते हैं, जैसे पानी के अंदर नमक और चीनी घोल सकते हैं। ये इसी प्रॉपर्टी से होता है, क्योंकि पानी के जो पदार्थ के कण हैं, पानी के पदार्थ है उसके जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, तो चीनी के कण और जो नमक है उसके कण आके बैठ सकते हैं, जिस वजह से उसका जो स्तर है यानी कि उसका जो लेवल है वो नहीं बढ़ता है। तो पहली चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, पहली प्रॉपर्टी की पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसी कारण से होता है कि जल का स्तर नहीं बढ़ता है। दूसरा कि पदार्थ के कण निरंतर यानी कि लगातार गतिशील होते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं, इधर से उधर चलते फिरते रहते हैं। भाई आपको मूवमेंट करनी है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है इनके पास, उसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों के पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। गति करते वक्त जो ऊर्जा होती है उसे हमने क्या नाम दे दिया, गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि गतिज ऊर्जा को मैं के ई से लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। तापमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये चीज याद रख लेना। पदार्थ के कणों की कुछ और विशेषताएं, जैसे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर पदार्थ के कण पास पास है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, थोड़े दूर दूर है तो आकर्षण बल कम होगा। ये एक चुंबक के एग्जाम्पल से समझो। दो चुंबक है, उनको आप पास लाओगे, अपोजिट पोल के होंगे तो बहुत पास आएंगे तो चिपक जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जैसे दूर रखोगे आप तो वो कम चिपकेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम हो जाता है उनके बीच में। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, उसके बाद द्रव्य में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें साथ जोड़े रखता है। पदार्थ की अवस्थाएं, मैटर की स्टेट, देखो ये जो अवस्थाएं होती हैं ये पदार्थ के कणों के आधार पे होती है कि कण कैसे हैं। अगर कण बिल्कुल चिपके हुए हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो ठोस अवस्था वाले में, अगर कण बिल्कुल चिपके हुए हैं उनके बीच में तब भी थोड़ा सा गैप है, उससे कम गैप तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम इतना गैप तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चिपकने के बाद जो खाली स्पेस बचेगा वो तो रहेगा ही। लेकिन अगर आप गौर से देखो कि बिल्कुल चिपके हुए हैं, और जब चिपके हुए हैं तो आकर्षण बल लगा हुआ है तो वो कहीं जाने भी नहीं देगा। इसी वजह से पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं अपने सिलेबस में, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड में थोड़ा कम आकर्षण बल होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। सबसे पहले हम ठोस अवस्था की बात कर लेते हैं, जिसको हम सॉलिड स्टेट भी बोलते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ खास बात होती है जो आपको याद रखनी है, पेपर में आएगा तो एज इट इज लिख देना है। जैसे कि पदार्थ ठोस अवस्था में जो होता है आकार वो फिक्स रहता है। एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप कल भी देखोगे वो लकड़ी का टुकड़ा ही रहेगा, उसमें बदलाव तो होगा नहीं कुछ। ठीक है, तो इनका जो आकार होता है और जो सीमाएं होती हैं वो स्पष्ट होती है, मतलब बिल्कुल फिक्स, कोई चेंजेस नहीं। अनटिल अनलेस आप छेड़छाड़ ना करो तो अपनी जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है उनकी। वैसे ही इनका आयतन भी स्थिर होता है, यानी कि जितनी जगह ये घेरते हैं, कल भी इतनी जगह घेरे थे, परसों भी घेरेंगे, तो आयतन इनका फिक्स रहता है। संपीड़ता, कंप्रेसिबिलिटी इनमें ना के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं किसी ठोस चीज को दबाऊंगा तो वो टूट जाएगी लेकिन दबेगी नहीं। करके देख लेना, बस पिटो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कोई। तो कोई भी ठोस चीज है उसको आप दबाओगे तो वो दबेगी नहीं, टूट जाएगी। और अगर कोई चीज दब नहीं रही है तो हमने उसको क्या बोला, वो दृढ़ होती है। ठोस चीजें दृढ़ होती है। देखो कुछ अपवाद होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जैसे कि एक अपवाद क्या है, रबड़ बैंड। अगर आपने रबड़ बैंड को खींचा तो खिंच जाएगा और वापस अपनी शेप पर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद बल हटाने पर अपनी शेप पर आ जाएगा, तो वो एक अपवाद है इस चीज का। उसके अलावा बाकी जितनी भी आप चीजें पढ़ोगे ऐसा ही है। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछा जाए कि अगर एक कंटेनर में हम नमक डालते तो वो तो शेप अपनी वैसी ले लेता है। भाई नमक के अगर बहुत छोटे लेवल पे देखोगे ना तो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठोस होता है क्रिस्टल, तो उसकी शेप वैसी ही रहती है क्रिस्टल वाली, वो नहीं बदलती कभी भी। द्रव्य अवस्था की हम बात करें, लिक्विड स्टेट की, तो इनका आकार बदलता रहता है। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता। अब पानी आपने एक ग्लास लिया, एक जग में डालो तो जग का आकार ले लेगा, कटोरे में डालोगे तो कटोरे का आकार ले लेगा। तो ये उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। लेकिन आपने एक गिलास पानी डाला है तो वो तो रहेगा एक गिलास ही, यानी कि उसका आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है। और पानी को आप कहीं रखते हो तो वो बहने लगता है,
क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा आकर्षण बल कम होता है, तो एक कण दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, वो दूसरे को लेके खींचता है, जिस वजह से क्या होता है, वो बहने लगता है, पानी में होता है बहाव। इस चीज का याद रखना। साथ ही साथ पानी के अंदर होता है विसरण, यानी कि पानी के अंदर ठोस, द्रव्य और गैस ये सारे के सारे विस्तृत हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। पानी के अंदर आपको विसरण देखने को मिलेगा। गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था में क्या होता है, ना तो आकार ना ही आयतन, फिक्स नहीं रहते, अनिश्चित रहते हैं। आकार भी गैस को जिसमें डालो उसमें ढल जाती है, ये आपको ही पता है। और ना ही इनका आयतन फिक्स रहता है, क्योंकि अगर आपने गैस छोड़ी तो पता नहीं भाई कहाँ कहाँ जाएगी। संपीड़ितता की बात करें तो गैस में संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके घरों में सिलेंडर आता होगा, एलपीजी का सिलेंडर, तो उसमें हम गैस भरते हैं, हाई प्रेशर से गैस भरते हैं, लेकिन उसको दबाया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, किस खास बात की वजह से होता है, संपीड़ितता की वजह से होता है। एलपीजी सिलेंडर हो गया, सीएनजी सिलेंडर हो गया, या ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। खास बात और क्या है गैस के कणों में, कि गैस के कण तीव्र गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, अनियमित रूप से, यानी कि इधर उधर रैंडमली घूमते रहेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होगी, गैस में। अगर गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो जो आकर्षण बल है वो कम होगा, और आकर्षण बल ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा कम होगी। इसका एग्जांपल आप ठोस में देख सकते हो, कि उनमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है तो गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो इसको दोबारा से पीछे जाके देख लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड शॉर्ट बना के आपको दे दूं, वीडियो दे दूं, ताकि आपकी वो क्लैरिटी भी हो जाए। बाकी देख सकते हो कि ये कुछ डिफरेंस है ठोस, द्रव्य और गैस में, इनका एक तुलनात्मक चार्ट वगैरह बना रखा है, टेबल बना रखी है। तो ये देख लो, जैसी मैंने चीज बताई थी सेम ही है, कि ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है, ना के बराबर, द्रव्य में बहुत कम, और सबसे ज्यादा किस में होती है, गैस में होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। क्या पदार्थ के कण अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? भाई स्क्रीन पे देखकर आप कह ही सकते हो कि हाँ सर बदल सकते हैं। कैसे? जैसे पानी है, पानी को आप फ्रीजर में रख दो तो वहां का तापमान कम हो जाता है, तापमान कम होगा तो जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी, और गतिज ऊर्जा कम होगी तो वो पास पास रहेंगे कण, जिस वजह से वो जम जाता है, तो ठोस अवस्था बन जाती है। ठोस अवस्था से अगर आपको द्रव्य अवस्था में बदलना है तो आपको तापमान बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वहां पे ऊष्मा आपको बढ़ानी पड़ेगी। और अगर द्रव्य से गैस में बदलना है तो और ऊष्मा दो। भाई सिंपल सी बात है, ऐसे ही होता है। दो टर्म है, याद कर लेना, पेपर में डेफिनेशन मुश्किल पूछी जाती है, बट याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली टर्म है गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है वो तापमान जिस पे कोई चीज गलने लग जाए। अब कौन सी चीज गलेगी? ठोस गलेगी, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का होता है। ठोस चीजों का गलनांक होता है। वह तापमान जिस पे ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलकर गैस बन जाए उसको उसका क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। और एटमॉस्फेरिक नॉर्मल ही रहेगा, 1 एटीएम के करीब ही रहेगा। इसमें एक चीज हमें ध्यान देने की है कि अगर जैसे बर्फ है या पानी का एग्जांपल लेते हैं, मैंने पानी को गैस पे चढ़ा दिया, या गैस पे चढ़ाते ही पानी उबलने लगेगा? आप बोलोगे सर नहीं, सही बात है। तो ऐसा क्यों होता है कि पानी को मैंने गैस पे चढ़ाया और उबल क्यों नहीं रहा? उसको तो मैं ऊष्मा दे रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि पानी के कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है ना, उसको तोड़ना होता है, क्योंकि जब तक आकर्षण बल कम नहीं होगा गैस में बदलेगा नहीं। तो गैस में बदलने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, उनके आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। उस ऊष्मा को क्या बोलते हैं? वह ऊष्मा एक गुप्त ऊष्मा होती है, जिसको इंग्लिश में लेटेंट हीट बोला जाता है, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा देनी होती है, उसी के बाद वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। तो लेटेंट हीट क्या है या गुप्त ऊष्मा क्या है? दी जाने वाली ऊष्मा कणों के बीच के आकर्षण बलों को तोड़ने में खर्च हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। भाई छुपी हुई है तभी तो गुप्त बोल रहे हैं उसको। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या हो गई? 1 किलोग्राम ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कौन से प्रेशर में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये चीज याद रख लेना। और उसके गलनांक पर, जो गलनांक है उसी पे।
तो उसको संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या हो गई? 1 किलोग्राम द्रव्य। अब आप बोलोगे ये 1 किलोग्राम द्रव्य समझ नहीं आया, लेकिन अब एनसीईआरटी में यही बता रखा है तो हम इसे ही फॉलो कर रहे हैं, वरना 1 लीटर द्रव्य होना चाहिए था। 1 किलोग्राम द्रव्य को गैस में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, हम उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। और संगलन की गुप्त ऊष्मा को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ, बताना मुझे कमेंट करके। तो वही चीज है, ये थोड़ा सा ग्राफ की फॉर्म में आपको समझाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, शुरुआत में ऊष्मा दी जा रही है, जा रही है, जा रही है, एक टाइम आया जब वो रुक गई, फिर बढ़ने लग जाएगा तापमान। तो ऐसा क्यों होता है? तो वही गुप्त ऊष्मा की वजह से होता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं मैं, पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। आपसे पूछा जाएगा 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री पानी और 0 डिग्री बर्फ, ठीक है। 0 डिग्री पानी और 0 डिग्री बर्फ, किस में ज्यादा ऊष्मा होगी, किसके कणों में ज्यादा ऊष्मा होगी? आपका आंसर क्या होगा? पानी में। वहीं 0 डिग्री 100 डिग्री पानी, ठीक है, और 100 डिग्री भाप स्टीम, किस में ज्यादा ऊष्मा होगी? स्टीम में ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे आकर्षण बल टूट चुका है। तो वही चीज आपको बता रखी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला टर्म आता है हमारा उदर्वपातन। अब होता क्या, हम बात कर रहे हैं कि अवस्था में परिवर्तन, लेकिन सॉलिड से पहले लिक्विड में बदलता है, लिक्विड से गैस में। उदर्वपातन में क्या होता है, लिक्विड वाले स्टेप खा जाते हैं हम, और सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तित करते हैं, या गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित करते हैं सॉलिड में, उसको हम क्या बोलते हैं? उदर्वपातन बोलते हैं। करते किसका है हम? अमोनियम क्लोराइड का, या कैम्फर कपूर हो गया, इसका एक एग्जाम्पल है। अगर सीधा गैस से सॉलिड में बदले तो इस चीज को हम बोलते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है जिसे बोलते हैं निक्षेपण या फिर डिपोजिशन। इस चीज का याद रखना, गैस से ठोस बदलने की प्रक्रिया को यह बोलते हैं हम। अगला आता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब दाब परिवर्तन का प्रभाव है, अगर आप कम दाब लगाओगे तो गतिज ऊर्जा तो रहेगी और वो दूर दूर भागेंगे, ज्यादा दाब लगाओगे तो पास पास आ जाएंगे। तो अगर आपको गैस के कणों को पास लाना है तो वहां पे आपको तापमान कम करना पड़ेगा, क्योंकि तापमान कम करोगे तो क्या है, कण वैसे ही पास पास आने लगेंगे, और दाब लगाओगे तो पास आ ही जाएंगे। ये धक्का लगाना होगा एक तरीके से। यहाँ पे आपको दो चीजों की फुल फॉर्म याद रख लेनी है, एलपीजी की, सीएनजी की, बाकी ड्राई आइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ड्राई आइस क्या होता है? शुष्क बर्फ बोलते हैं इनको। उच्च दाब पर संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। आप शादी पार्टी वगैरह में गए होंगे, जब दूल्हा दुल्हन एंट्री लेते तो बगल से धुआं वगैरह वो प्रोग्राम करते हैं ना, कि धुआं निकल रहा है, तो उसमें शुष्क बर्फ का ही इस्तेमाल किया जाता है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो याद कर लेना। सीएनजी की फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ज्यादा प्रेशर लगाने का मतलब कण पास पास आ रहा है, उनको निकलने की जगह नहीं दे रहे, तो पास पास आएंगे तो अवस्था में परिवर्तन तो होगा ही। बस इस चीज का मेक श्योर करना कि तापमान कम हो। तापमान ज्यादा होगा तो हो सकता है कंटेनर ही फट जाए। एग्जाम्पल देख लो ना कुकर का, कि कुकर में करते क्या है कि तापमान भी बढ़ रहा है, गैस के कण जो कण है वो भी बढ़ रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो जिस वजह से कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि कुकर फट गया ज्यादा प्रेशर की वजह से, तो वो इसी कारण से होता है। अवस्थाओं का अंत रूपांतरण, तो ये आपको मैंने सब बता ही दिया। ठोस से द्रव्य में बदलने को हम क्या बोलते हैं? संगलन बोलते हैं। अगर द्रव्य से ठोस बन रहा है तो उसे जमना बोलेंगे। ये सारी चीजें आपको बता रखी है। नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? मैंने उबलना तो आपको बता दिया। देखो उबलना क्या होता है? एक बल्क फिनोमिनन होता है, यानी कि एक ग्रुप में होता है, झुंड में होता है, कि आप उष्मा दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो, फिर एकदम से नीचे के जो कण होते हैं वो उबलना चालू कर देते हैं, बबल बनने लग जाते हैं। तो जब पानी उबलने लगता है तो पूरा का पूरा ही उबलता है। लेकिन वाष्पीकरण में क्या होता है? वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। होता क्यों है ऐसा? देखो ऐसा होता है कि जो एनर्जी आ रही है, प्रकाश के फॉर्म में आ रही है, ठीक है, सनलाइट की फॉर्म में आ रही है, या किसी भी चीज में आ रही है,
तो ऊपर के जो कण है वो ऊष्मा लेके अब नीचे वाले कणों से जो भाईचारा है वो तोड़ के भग जाते हैं। तो ये ऊपर वाली लेयर कम हो जाती है, फिर सेकंड लेयर वाले भी ऐसे करते हैं, थर्ड लेयर वाले भी ऐसे करते हैं। तो इस वजह से ऊपर ऊपर की लेयर जब कम होती जाएगी तो वाष्पीकरण जब होता है तो वो चीज खत्म होने लग जाती है। एग्जाम्पल के लिए गर्मियों में छत में आप पानी गिरा दो, कुछ देर बाद आप देखोगे पानी सूख गया, लेकिन भाई पानी को उबलने के लिए तो 100 डिग्री का तापमान चाहिए। क्या छत का तापमान 100 डिग्री होता है? नहीं होता है। ठीक है, सोचना भी मत। अगर 100 डिग्री तापमान होता ना तो आप बाहर तक नहीं निकल पाते, ये तुम्हें ही पता है। तो वो होता क्यों है? वह वाष्पीकरण की वजह से होता है। वाष्पीकरण को बढ़ाने वाला कारक कौन कौन से होते हैं? सतह का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। एग्जाम्पल के लिए आप चाय पीते हो, बताओ पीते हो कि नहीं पीते हो? तो अगर आप चाय पीते हो तो चाय ठंडी करनी तो जल्दी से उसको कटोरी में या बड़ी प्लेट में डाल के पी लिया। सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिस वजह से वाष्पीकरण उसका ज्यादा हो जाता है और वो चाय ठंडी हो जाती है। आर्द्रता, अगर आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि पहले से ही नमी है पानी में, हवा में पहले से ही नमी है। तो अगर पहले से ज्यादा नमी है हवा में तो भाई वाष्पीकरण तो होगा ही नहीं। इसके बाद केस है टेम्परेचर, ज्यादा तापमान ज्यादा वाष्पीकरण। बात सही है, गर्मियों में वाष्पीकरण ज्यादा जल्दी होता है एज कम्पेयर टू जब बारिश का मौसम हो रहा है, या फिर चलो बारिश का छोड़ो, जब ठंड आ रखी है तो उस टाइम पे वाष्पीकरण थोड़ा धीरे होता है। और वायु की गति, जितनी ज्यादा वायु की गति उतना ज्यादा वाष्पीकरण। सही बात है, कपड़े सुखाने हैं आपको, ज्यादा हवा वाले इलाके में रखोगे तो ज्यादा जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। तो वाष्पीकरण से शीतलता होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन की वजह से क्यों होता है? तो देखिए, होता क्या है कि ऊपर वाली सतह से जो कण होते हैं, पानी के या किसी भी चीज के कण है, ऊपर वाली सतह जिसके पास है वो ऊपर वाली सतह से वह ऊर्जा लेके उड़ जाते हैं। तो वो टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से हमें क्या लगता है? ठंडा ठंडा फील होता है। एग्जाम्पल समझो, आप घर के बाहर हो, गर्मी के टाइम की बात है, इमेजिन करो गर्मी के टाइम की बात है, आप घर के बाहर हो, घर के अंदर एसी चल रहा है, बाहर तापमान ज्यादा था तो आपको गर्मी लग रही थी, जैसे ही घर के अंदर आते हैं वहां पे तापमान कम होता है जिस वजह से आपको ठंडक फील होती है। तो ये टेम्परेचर का ही लोच है, टेम्परेचर कम ज्यादा से ही हमको शीतलता पता चलती है। जैसे मटका जो होता है, मटका क्यों किया जाता है, मटके को कपड़ा बिछा के पानी भी क्यों डाला जाता है? ताकि वाष्पीकरण होता रहे उसका। साथ ही साथ सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? इसी कारण से पहननी चाहिए। और हथेली पर एसीटोन डालने पर भी हमें ठंडा इसीलिए लगता है, या कूलर की ठंडी हवा इसी वजह से आती है, क्योंकि पानी वाष्पीकृत होने लग जाता है तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। जब पानी की बूंदें हमारे चेहरे पे गिरती है तो बाद में वाष्पीकृत होकर वो उड़ जाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। ये टॉपिक जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बट ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर चेंज करने वाला। देखो, अगर आपके पास टेम्परेचर की 3 तरीके से होता है, या तो डिग्री सेल्सियस में होता है, या केल्विन में होता है, या फ़ारेनहाइट में होता है। फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है? बुखार वगैरह नापने में। आपने देखा होगा, आपको कहीं बुखार हो रहा है तो 100 डिग्री बोल रहे हो, 101 बोल रहे हो, तो फ़ारेनहाइट में होता है। केल्विन ज़्यादातर हम साइंटिफिक जितनी भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं उसमें कैलकुलेशन है, उसमें केल्विन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसके अलावा डिग्री सेल्सियस कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 जोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 273 केल्विन। अगर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 जोड़ दोगे तो 283 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना होता है, और डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कर लेना। बाकी आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने मोस्टली सारी चीज़ों को कंसेप्चुअली आपको समझाया है, और वो भी कम समय में, आधे घंटे के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल वीडियो मैं अलग से बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ज़्यादा इसमें है नहीं, फिर भी मैं बना दूंगा। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको लाइक कर देना, और शेयर वगैरह तो कर ही देना। एंड बाकी थोड़ा कमेंट भी कर देना कि आपको कैसा समझ में आया।
मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।